तो क्या आप जर्मनी में आकर क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हो, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे हो कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं कि मैं जर्मनी जैसे मुल्क में आकर पढ़ सकूं, क्योंकि जर्मनी आकर पढ़ने के लिए आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है जो कि 35 लाख के इक्विवेलेंट बनती है। और इसी ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट को अवॉइड करने के लिए आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे स्कॉलरशिप्स बताने लगा हूं जो कि अगर आप अवेल कर लेते हो तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ना सिर्फ ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट खत्म होगी, बल्कि आपको जहाज का टिकट बाय करने के लिए भी पैसे रिक्वायर्ड नहीं होंगे। आपको शायद इस बात को जानकर भी हैरानगी हो कि इन 2 स्कॉलरशिप्स में पाकिस्तान से बहुत से स्टूडेंट आकर हर साल यहाँ पर एजुकेशन लेते हैं। तो इस वीडियो में हम 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि इन स्कॉलरशिप्स को हासिल करने के लिए आपको कौन सी रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। सेकंड, हम इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने की डेडलाइंस को भी डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली किस टाइम पे आपको इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। थर्ड में मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस दिखाऊंगा और थोड़ा समझाऊंगा कि किस तरह से आपने ये स्कॉलरशिप पोजीशंस फाइंड आउट करनी है। और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो इन स्कॉलरशिप्स की फंडिंग को लेकर होगा कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं तो पर मंथ आपको कितनी ग्रांट या कितने पैसे मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे टिप्स देने लगा हूं जो कि आपका स्कॉलरशिप लगने के चांसेस बहुत हद तक इंप्रूव कर सकती है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि वो तीनों टिप्स आपके पास हों जो कि आपकी एप्लीकेशन को बाकी और लोगों की एप्लीकेशन से ज़्यादा बेहतर कर सके और आपकी एप्लीकेशन स्टैंड आउट करे जब आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट स्कॉलरशिप जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं उसका नाम है दाद स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले हम दाद के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे दाद स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करने के लिए। तो दाद बेसिकली 2 चीज़ों के लिए ऑफर किया जाता है, एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए और दूसरा PhD प्रोग्राम्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली जर्मनी में बैचलर प्रोग्राम्स दाद के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते। अब दाद का जो बेसिक क्राइटेरिया है टू अप्लाई फॉर अ मास्टर्स डिग्री, के पास बैचलर्स की कम से कम 4 ईयर्स की डिग्री होनी चाहिए। मतलब इन टोटल आपकी एप्लीकेशन राउंड अबाउट अगर 16 ईयर्स की है तब आप दाद में फॉर मास्टर्स प्रोग्राम अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। इसी तरह अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 18 ईयर्स की एजुकेशन होना लाजमी होता है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट दाद स्कॉलरशिप को गेन करने के लिए है वो आपका वर्क एक्सपीरियंस का है। मिनिमम भी आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अक्सर लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमारा वो वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा जो कि ड्यूरिंग द डिग्री हमने लिया हो। तो वो वाला वर्क एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं काउंट होता। आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होना स्टार्ट तब होता है जब आप डिग्री के बाद फुल टाइम अपनी जॉब जो है वो स्टार्ट करते हो। अब जो हमारा स्टेप 2 है वो हमारे एप्लीकेशन प्रोसेस से रेलिवेंट है कि एप्लीकेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आपने करने होंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप तो आप अपने प्रोग्राम्स फाइंड आउट करोगे जो दाद जिनमें स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है। अब सारे प्रोग्राम जर्मनी में ऐसे नहीं है जिसमें दाद स्कॉलरशिप ऑफर होती है, इसलिए फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि किन किन प्रोग्राम्स में दाद स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है। अब इन जनरल दाद डिफरेंट प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप ऑफर करता है। उसकी जो कंप्लीट लिस्ट है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर आप वो सब प्रोग्राम्स देख सकते हो या सारी फील्ड्स देख सकते हो जहाँ पर आपको दाद के स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रहे हैं। अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास डिफरेंट एरियाज में स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही है। फॉर एग्जांपल आपको इकोनॉमिक्स में, इंजीनियरिंग रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स में, इसी तरह नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में और डिफरेंट मेडिकल के सब्जेक्ट्स में आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहे हैं जहाँ पर आपको दाद के थ्रू स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। अब स्टेप 2 में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगे इस दाद स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो इन जनरल जो आपको डॉक्यूमेंट्स दाद पे अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं उनमें आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स भी रिक्वायर्ड होंगे जिसमें IELTS या TOEFL वगैरह आपका मोस्टली वैलिड होता है। इसी तरह आपका पासपोर्ट और वर्क एक्सपीरियंस, ये वाले सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ कोर्सेज आपसे स्पेसिफिक कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड करें। यहाँ पर वो आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो जहाँ पर एक एक डॉक्यूमेंट मैंने मेंशन किया है जो कि रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह मैंने दाद के स्टूडेंट से भी जिन्होंने दाद का स्कॉलरशिप गेन किया था उनसे भी मैंने एक पॉडकास्ट किया है, तो वो पॉडकास्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको इन डिटेल या इन डेप्थ आइडिया हो जाएगा कि दाद स्कॉलरशिप उन्हें कैसे मिला था। अच्छा, जब एक दफ़ा आपका डॉक्यूमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो सेकंड आपका जो स्टेप आएगा वो अप्लाई करने का आएगा। तो बेसिकली मैं आपको अब ये बताऊँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है उन प्रोग्राम्स के लिए जहाँ पर दाद स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको अलहदा से कोई दाद की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आपको जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें मैंने एक पूरी PDF फाइल दी है
और उस PDF फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके पास आएगी। यहाँ पर आपने जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना है वहाँ पर आप क्लिक करोगे और उसकी अलहदा से रिक्वायरमेंट और सारी चीज़ें अलहदा टैब में ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं, जिस तरह लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी डेडलाइंस हैं, या स्पेसिफिक जो भी इस सब्जेक्ट रेलिवेंट आपको एप्लीकेशन प्रिपेयर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको इस लिंक को ओपन करने के बाद सारे मिल जाएंगे। ये बात याद रखिएगा कि हर यूनिवर्सिटी की सिमिलर रिक्वायरमेंट नहीं होंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे हो सकता है IELTS 6 मांग रही हैं, कुछ हो सकता है 6.5 मांग रही हो। आपने ध्यान से चेक कर लेना है कि कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि इस कोर्स में आपको चाहिए, और वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद ही फिर फर्दर एप्लीकेशन सेंड करोगे। तो यहाँ पर आपने जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ही दाद को भी इन्फॉर्म करेगी। वंस आपको एडमिशन वो दे देते हैं तो वो डायरेक्टली दाद से कॉन्टेक्ट करेंगे आपकी स्कॉलरशिप के हवाले से, और फिर दाद आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेगा जो भी स्कॉलरशिप्स की उनकी टर्म्स होंगी वो फुलफिल करने के लिए। और इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए अगर पैसों की बात की जाए तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेस है। कुछ यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी होती है जो कि 30-35 यूरो के राउंड अबाउट होती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो डायरेक्टली एप्लीकेशंस ले रही होती हैं, मतलब वहाँ पर आपने कोई भी फ़ी नहीं अप्लाई करनी। तो ओवरऑल अगर आप 5 से 10 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करते हो तो आपका ये सारा प्रोसेस अंडर राउंड अबाउट 200 यूरोज़ में हो जाना चाहिए। उसके बाद हम डेडलाइन के हवाले से अगर डिस्कस करें तो डेडलाइंस यूनिवर्सिटीज़ की कोई एक डेडलाइन नहीं होती। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपना डिफरेंट डेडलाइंस पीरियड उन्होंने दिया होता है। इस चीज़ के हवाले से मैंने डिटेल में यहाँ पर ये वीडियो बनाई है, जहाँ पर मैंने विंटर में भी एप्लीकेशंस आपने कब सबमिट करनी है उसके हवाले से भी टाइमलाइन मेंशन की हुई है, और साथ ही साथ अगर आप समर इनटेक में अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है कि आप समर में जब एप्लीकेशंस करनी है तो वो बेसिकली आप किस टाइम पे शुरू करोगे। इन जनरल मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ कि विंटर के लिए नॉर्मली जनवरी से लेकर जुलाई तक का पीरियड होता है एप्लीकेशंस अप्लाई करने का, और अगर आप समर में कर रहे हो तो वो अगस्त से लेकर जनवरी तक का पीरियड होता है एप्लीकेशंस अप्लाई करने का। अब अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो आपका ये सवाल भी होगा कि इतनी सारा मेहनत करने के बाद या सारे कोर्सेज वगैरह ढूंढने के बाद अप्लाई करने के बाद हमें कितनी फंडिंग मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई अगर आप वो करते हो तो आप देखोगे कि ये सब चीज़ें वर्थ इट है, क्योंकि जो फंडिंग है वो बहुत अच्छी आपको मिल रही है, स्पेशली मास्टर्स और PhD के लिए। मास्टर्स में अगर आप आते हो तो आपको पर मंथ 934 यूरो मिलता है, जो कि ओवर द ईयर अगर आप बात करो तो 11,204 यूरो के इक्विवेलेंट होता है। प्लस कुछ कोर्सेज के लिए स्पेसिफिकली आपको फ्लाइट टिकट्स भी ऑफर किए जाते हैं, तो राउंड अबाउट आप 12,000 यूरो तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दाद आप पे स्पेंड करेगा अगर आप स्कॉलरशिप गेन कर लेते हो। 12,000 यूरो राउंड अबाउट 36 लाख रुपीज़ बन जाते हैं अगर आप पाकिस्तानी से कन्वर्ट करो, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। इसी तरह अगर आप PhD में आ रहे हो तो PhD में आपको पर मंथ 1200 यूरो की ग्रांट्स ऑफर की जाती हैं। और इस स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको कोई भी ब्लॉक्ड अकाउंट की स्टेटमेंट फिर नहीं दिखानी पड़ेगी, या इवन आपको स्पॉन्सर की स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए होगी जब आप आगे वीज़ा लेने जाते हो। सिर्फ आपको दाद की कंफर्मेशन लेके जानी पड़ेगी जो उन्होंने आपको स्कॉलरशिप के लिए ऑफर की है। और नेक्स्ट स्कॉलरशिप को डिस्कस करने से पहले अगेन मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि अभी लास्ट में वो 3 टिप्स मैंने आपको बतानी है जो कि आपको इन दोनों स्कॉलरशिप्स को गेन करने में हेल्प करेगी। अभी कभी मत जाएगा, सेकंड स्कॉलरशिप की डिटेल डिस्कस करने के बाद हम उन टिप्स पे भी चलते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड स्कॉलरशिप के बारे में जो कि है इरास्मस स्कॉलरशिप्स। तो इससे पहले कि हम इरास्मस के बारे में डिटेल में डिस्कस करें, हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मनीब भाई ये आपने क्या किया है, एकदम से सारे वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए और चारों तरफ कोरा ही कोरा है। मैं आपको बता दूं ये वीडियो मैं अगले दिन बना रहा हूँ, बर्फ़ पड़ी है, खूब जम के पड़ी है। अब हम अपना इरास्मस जो स्कॉलरशिप है उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, एक एक चीज़ के आपको क्या प्रोसेस करना होगा। तो इरास्मस स्कॉलरशिप बेसिकली है क्या? इट्स अ जॉइंट मास्टर प्रोग्राम जो कि एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री लेने के एलिजिबल करता है। इसमें बहुत सी यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज़ इनके पोर्टल पे, इरास्मस पोर्टल पे आपको मिल जाएंगी। और जब भी आपको डिग्री स्टार्ट करते हो तो ये डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी से नहीं होती, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस तरह कुछ स्टूडेंट जिन्हें इरास्मस मिलता है, हो सकता है कि उनका कुछ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम फ्रांस में हो, कुछ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जर्मनी में हो। को मिनिमम भी 2 कंट्रीज़ में अपनी डिग्री लेनी पड़ती है। इसका फ़ायदा होता है कि आपको ना सिर्फ एक बल्कि 2 यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री मिलती है और 2 यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिग्री का जो पहला साल था वो फ्रांस में आकर पढ़ा है, फ्रांस की किसी यूनिवर्सिटी में, और बाद में आप अगले साल जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में आकर अपना प्रोग्राम कंप्लीट किया है, तो आपको डिग्री बहुत फ्रेंच यूनिवर्सिटी और जो जर्मन यूनिवर्सिटी है उन दोनों की डिग्री इशू होगी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वो डिग्री कंप्लीट करो। फॉर इंस्टेंस फ्रांस, जर्मनी और बाद में हो सकता है आप बेल्जियम में भी अपने जो रिमेनिंग 6 मंथ बैठ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस 1 साल आपने फ्रांस को दिया, 6 महीने आप जर्मनी में रहे और फिर 6 महीने आपने बेल्जियम में आकर लगाए। तो इस तरह आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 2 कंट्रीज़ की होती है कि आपने वहाँ पर जाना है। लेकिन अगर आप और भी कंट्रीज़ में जाना चाहते हो, लाइक 3 से 4 कंट्रीज़ और भी जाना चाहते हो, तो ये पॉसिबिलिटी भी आपके लिए होती है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक तो यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ का एक्सपोजर
एक्सपोजर मिल रहा है, बल्कि साथ ही साथ आपको यूनिवर्सिटी डिग्री भी 2 यूनिवर्सिटीज़ की मिल रही है। खैर इरास्मस के जो बाकी फ़ायदे हैं हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। अभी फ़िलहाल जो हमारा अगला स्टेप है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से है कि क्या चीज़ आपको एलिजिबल करती है कि आप इरास्मस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने कहा बचपन भी याद कर लें। बचपन में इसी तरह हम चिल्ड्रन पार्क में जाके फुदकते होते थे। खैर अब तो ना बचपन रहा ना वो बातें रहीं, लेकिन आपके लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इरास्मस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इरास्मस प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज कम्पेयर टू दाद प्रोग्राम थोड़ा लीनियंट है, तो आप में इसमें नंबर जो एप्लीकेशन है वो भी ज़्यादा स्टूडेंट भेजते हैं और इसमें कंपटीशन भी एज कम्पेयर टू दाद थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी वजह से ज़रूरी है कि आखिरी 3 टिप्स के लिए आप अभी भी वेट करो, जो कि मैं एंड में वीडियो में बताऊँगा। तो एलिजिबिलिटी में आपको अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, लाइक 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर कुछ लोग डबल मास्टर्स के लिए भी आते हैं, लाइक ऑलरेडी उनकी 18 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट हुई होती है लेकिन वो सेकंड मास्टर्स करने यहाँ पर आते हैं। अक्सर लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या हम सेकंड मास्टर्स के लिए आ सकते हैं या नहीं। तो आप सेकंड मास्टर्स के लिए बिल्कुल आ सकते हो। यू जस्ट हैव टू जस्टिफाई कि आप सेकंड मास्टर्स जो करने जा रहे हो वो किस तरह डिफरेंट है जो आपने पहला मास्टर्स किया होता है उससे। सेकेंडली इसमें ऐसा कोई मिनिमम लिमिट भी सेट नहीं की हुई जो जीपीए की लिमिट होती है। आपका इवन 3 से बिलो भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है तो अप्लाई तो आप कर सकते हो, लेकिन वो स्कॉलरशिप मिलना या ना मिलना वो फिर आगे जो कमेटी होती है इरास्मस की वो डिसाइड करती है, और उसमें ऑब्वियसली जो जीपीए का फैक्टर है वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होता है। बाकी भी प्रोफाइल होती है, लेकिन जीपीए को बहरहाल अगर आपका जितना अच्छा हो या जितना ज़्यादा जीपीए हो उतने ज़्यादा आपके चांसेस फिर बढ़ते रहते हैं। इसी तरह अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 18 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, आपने बैचलर्स भी किया हो प्लस साथ ही उसके आपने मास्टर्स डिग्री भी की हो। रही बात वर्क एक्सपीरियंस की, तो कोई ऐसा आपको वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए जो इरास्मस स्कॉलरशिप है वो काफ़ी पॉपुलर है, जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं जो नए नए अभी डिग्री करके निकलते हैं, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस की बेस पे दाद में वो अनफॉर्चुनेटली अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अनलाइक दाद इरास्मस में आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बड़ा जो मुझे मेन फ़ायदा लगता है इरास्मस स्कॉलरशिप का कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जब आप दाद में सर्च करोगे तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन हर फील्ड रेलिवेंट कोर्सेज आपको मिल रहा है, चाहे आप IT बैकग्राउंड से हो, चाहे बिजनेस बैकग्राउंड से हो, चाहे सोशल साइंसेज से हो। बहुत से कोर्सेज हैं जो आपको इरास्मस पोर्टल के अंदर मिलते हैं। अब हमारे एप्लीकेशन प्रोसेस में भी डिफरेंट स्टेप आ रहे हैं। जो सबसे पहला स्टेप है ओब्वियसली वो यूनिवर्सिटीज़ या कोर्सेज फाइंड आउट करना है जो कि पोर्टल पर अवेलेबल होते हैं। इस इरास्मस के पोर्टल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ कि जब आप पोर्टल ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस किस्म की स्क्रीन आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स नजर आ रहे हैं। इसी तरह अपने अपनी रेलिवेंट फील्ड का कोई प्रोग्राम फाइंड आउट करना है, फॉर इंस्टेंस आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और आपने कंप्यूटर साइंस रेलिवेंट कोई प्रोग्राम्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस इंटर करोगे और साथ ही आपको इंटर करते ही डिफरेंट कोर्सेज जो कि इरास्मस स्कॉलरशिप्स के अंडर आ रहे हैं वो सारे अवेलेबल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरह आप किसी भी प्रोग्राम को अगर आप ओपन करते हो तो जिस तरह मैंने कहा था कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है जो ये सारा प्रोग्राम आपको करवा रही है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, कुछ इटली में है, कुछ फ्रांस में है, कुछ जर्मनी में है। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में फिर आपको कुछ टाइम अपना गुजारना होगा। तो ये आपका पहला स्टेप होगा कि आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लेनी है या कोर्सेज शॉर्टलिस्ट कर लेने हैं जो कि इरास्मस पोर्टल पर अवेलेबल। सेकंड स्टेप में आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इरास्मस स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई करने के लिए भेजने हैं। तो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट नहीं है, सिंपली जो डॉक्यूमेंट्स दाद में चाहिए थे अक्सर उनमें से वही डॉक्यूमेंट है। मैं दोबारा फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके अपने पास रखो जब भी आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इनमें सबसे पहले आपने पासपोर्ट लाजमी बनवा लेना है, क्योंकि आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इरास्मस में अक्सर जो जहाँ स्कॉलरशिप आप अप्लाई करते हो वहाँ पे चाहिए होता है। साथ ही साथ आपको CV, ट्रांसक्रिप्ट, लेटर ऑफ मोटिवेशन या जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अक्सर जगह पे उसे कहा जाता है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही आपको प्रोफेसर्स के लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी चाहिए होंगे। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ कि IELTS या टोफल आपके पास हो तो ऑब्वियसली चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस पोर्टल पर देखोगे तो कुछ कोर्सेज आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उस पर भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि अपने चांसेस अगर आपने इंक्रीज करने हैं तो फिर IELTS दे लिया जाए या टोफल दे दिया जाए, ताकि जो नंबर ऑफ कोर्सेज है जहाँ पर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो भी आपके पास ज़्यादा आए। चले अब हम अपने स्टेप 3 के हवाले से बात करते हैं, जो कि है कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो अगेन आप उसी लिंक पे जाओगे जो मैंने लिंक आपको ऊपर दिया था, जहाँ से आप इरास्मस का पोर्टल ओपन करते हो। जब आपने वो लिंक ओपन कर लिया और कोर्स को स्पेसिफिक आपने ढूंढ लिया कि कहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप वहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके पास साथ में कुछ ऐसा स्क्रीन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको हर टाइप की डिटेल्स दी गई है कि इस स्पेसिफिक प्रोग्राम्स
प्रोग्राम्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ ही उसका ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पर अप्लाई करना है वो भी आपको यहाँ पर नीचे गिवन है, आप वो भी देख सकते हो उस पर क्लिक करके। यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने पिछले स्टेप में बात की थी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आपने चीज़ें देख लेनी है कि कौन कौन सी हो सकता है, कोई कई जगह पे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड हो, तो ये डॉक्यूमेंट आपने एक दफ़ा देख के पूरी तसल्ली के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। इस बात का ध्यान रहे कि अक्सर इरास्मस जो स्कॉलरशिप है, अक्सर प्रोग्राम्स में आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन बाय पोस्ट भी भेजो। तो आप ये मेक श्योर कर लो कि जब आपने ऑनलाइन एक दफ़ा अप्लाई कर दिया है तो साथ ही साथ ये भी चेक कर लो कि उस जगह पे बाय पोस्ट भेजने हैं कि नहीं, और अगर भेजने हैं तो फ़ौरन आपने बाय पोस्ट वहाँ पर भिजवाने होंगे। रही बात कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी होती है इनमें अप्लाई करने की, तो फॉर मोस्ट कोर्सेज एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती, लेकिन अक्सर कोर्सेज में फिर वही 20 to 25 यूरो तक फ़ी आ जाती है। तो जो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट स्टेज आता है अगेन वो एप्लीकेशन डेडलाइंस को लेकर आता है। तो अगेन हम वही लिंक ओपन करते हैं और यहाँ पर हम अपने इंटरफेस पे देखते हैं कि डेडलाइंस का सेपरेटली उन्होंने एक पोर्शन बनाया हुआ है जहाँ पर उस कोर्स से स्पेसिफिक डेडलाइंस गिवन है। अगेन मैं कुछ स्पेसिफिक डेडलाइन यहाँ पर नहीं देना चाह रहा, क्योंकि जब भी आप कोर्स में जाओगे या स्पेसिफिक कोर्स में जाओगे तो उनकी डेडलाइंस काफ़ी डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तो एक जनरल डेडलाइन का क्राइटेरिया नहीं फॉलो हो रहा। यहाँ पर आपने जो सा भी सब्जेक्ट है जो आपने इंटरेस्ट हो वहाँ पर देख के आपने देख लेना है क्या डेडलाइन है और कब कब आपने अप्लाई यहाँ पर करना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके ज़हन में फिर सवाल आएगा कि कितना हमें फंडिंग मिल रही है। तो इरास्मस का स्टाइपेंड इवन दाद से भी ज़्यादा है। दाद में जब जिस तरह मैंने बताया था कि मास्टर्स पे आप जाते हो तो 934 यूरो मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1400 यूरो पर मंथ मिल रहा होता है, जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छी अमाउंट है। इसमें आपका जितना लिविंग एक्सपेंस है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, आपकी ट्रैवल एक्सपेंस हो गए, ये सब चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। इवन कि आप सेविंग भी कर सकते हो, और अगर आप फैमिली के साथ भी जा रहे हो तो आई थिंक 1400 यूरो इज़ अ वेरी डिसेंट अमाउंट, जिस पे आप अच्छी तरह से दोनों इवन एज अ कपल भी सर्वाइव कर सकते हो। तो इस स्टाइपेंड के अलावा आपको कोई भी यूनिवर्सिटी फ़ी नहीं देनी पड़ेगी किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप यूरोप में जाओगे, तो या चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। तो जर्मनी के लिहाज से हमने अक्सर सुना है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी नहीं है, लेकिन अगर यही आप फ्रांस में देखो, इटली में देखो, बेल्जियम में देखो, तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, वो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ फ़ी चार्ज करती हैं। इतनी अगर एक सेमेस्टर फ्रांस में भी लगाना है तो आपको फ्रांस में चाहे फ़ीस है उस यूनिवर्सिटी की, आपको कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, कि वीज़ा के जितने एक्सपेंस आते हैं जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो एक्सपेंस भी इरास्मस स्कॉलरशिप कवर करता है। अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि चलो सब कुछ हो गया और मेरी फ़्लाइट टिकट का क्या सीन है, तो ये एक और खुशखबरी आपके लिए कि फ़्लाइट टिकट के पैसे भी इरास्मस जो स्कॉलरशिप है ज़्यादातर प्रोग्राम्स के लिए वो कवर करती है। तो आई थिंक जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसे पढ़ने का शौक है, वो पढ़ाई में अच्छा है, तो उसके पास कोई बहाना नहीं रह जाता ये कहने का कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बेशक पैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आप होनहार होते हो, काबिल होते हो, पढ़ाई का आपको शौक है, तो इस टाइप के रास्ते जिस तरह मैंने दाद स्कॉलरशिप डिस्कस किया, इरास्मस स्कॉलरशिप किया, इसी तरह के और भी स्कॉलरशिप्स में आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए जो मैं हमेशा मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि किस तरह हम पाकिस्तान से अगर हमने आना है, बाहर आना है और पैसे इतने नहीं हैं, तो हम क्या चीज़ करें कि हम यहाँ पर आ सकें। तो ऑब्वियसली उसमें जो स्कॉलरशिप्स वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाता है तो आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। और यही रीज़न है कि अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक स्कॉलरशिप्स की अलहदा से सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैं सारे स्कॉलरशिप्स डिस्कस करूँगा जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे यूरोप के मुल्क में आकर रहने और यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो अगेन मेक श्योर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो यहाँ पर एंड नहीं होगी। मैं एक स्कॉलरशिप की बात करके नहीं रुक जाऊँगा, मैं बहुत से स्कॉलरशिप इंशाल्लाह लाता रहूँगा, और हो सकता है उसी किसी स्कॉलरशिप की वीडियो देख के आप वहाँ पर अप्लाई करो और आपका वो वाला स्कॉलरशिप लग जाए। एक ही तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्कॉलरशिप्स लगती हैं, तो आपको मोटिवेट करने के लिए ये वाली वीडियो भी है जहाँ पर वो अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि किस तरह उन्हें स्कॉलरशिप मिला, और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स जिस तरह मैंने बताई वो भी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस होंगी। अच्छा, अगेन जिस तरह मैंने शुरू से वादा किया था कि मैं आपको स्कॉलरशिप्स के हवाले से 3 टिप्स दूंगा जो कि आपका स्कॉलरशिप लगने के चांसेस को इंक्रीज कर देगी, तो अब वो वाला वादा निभाने का टाइम आ गया। उसमें से जो पहली इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि अपने एप्लीकेशन डेडलाइंस जब भी आप देखते हो कि किसी प्रोग्राम की एप्लीकेशन डेडलाइन में अभी महीना पड़ा है या 2 महीने पड़े हैं, तो आपने वेट नहीं करना, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि चलो 2 महीने पड़े या महीना पड़ा है तो जब करीब आएगी तब मैं एप्लीकेशन अपनी फाइल कर लूँगा। हमेशा आपने अर्ली एप्लीकेशन भेजनी है। जितनी ज़्यादा आप जल्दी एप्लीकेशन भेजोगे उतने ही आपको ज़्यादा चांसेस देखने को मिलेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप लगती है। अच्छा जी, अब मेरी सेकंड टिप ये होगी कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो लाजमी आप कोशिश करो कि आप अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करो जो कि आपने अगर बैचलर्स में किए हैं, इवन बैचलर्स के बाद भी किए हैं, कुछ रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स जो कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जिसमें आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। और साथ ही साथ अगर आपने कोई पब्लिकेशंस की हुई हैं, कोई रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, इवन ड्यूरिंग द बैचलर्स आपने की हुई हैं और आप वो भी ऐड करते हो, तो ये भी आपकी प्रोफाइल को काफ़ी वेटेज देता है। इसके अलावा मैंने देखा है कि जो वॉलंटियर वर्क है उसका मेंशन करना, कि अगर आपने खुद से लाइक कहीं पे आप गए हो, कोई काम किया हो, वॉलंटियर किया हो, तो ये चीज़ यहाँ पर यूरोप जैसे मुल्कों में इसे बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है और इसे बड़ी वेटेज भी दी जाती है। तो अगर आपने कोई वॉलंटियर काम किया है तो उस वॉलंटियर काम को लाजमी अपनी या CV में या लेटर ऑफ मोटिवेशन में अलग
बाकायदा से मेंशन करो कि ये वॉलंटियर प्रोजेक्ट था जिसका आप पार्ट थे। और साथ में अगर आप ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी या बैचलर्स जब कर रहे थे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते थे, फॉर इंस्टेंस आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, कोई आपको प्राइजेस मिले हैं, कोई कंपटीशन में आपने हिस्से लिए थे, तो एक्स्ट्रा करिकुलर की एक्टिविटीज़ का भी मेंशन करना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और साथ ही साथ अगर आप किसी सोसाइटी में थे, जिस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, इस तरह नस्ट की हमारी नस्ट साइंस सोसाइटी थी, इसी तरह और भी मीडिया कल्चर सोसाइटी, काफ़ी डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, तो कोशिश करो कि अगर उनमें भी आपने हिस्सा लिया है, कोई डिबेट में हिस्सा लिया है, सोसाइटीज़ के कोई काम किए हैं, तो उन चीज़ों को भी लाजमी अपनी प्रोफाइल में मेंशन करें। ये सब चीज़ें लग छोटी छोटी रही होती, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बहुत बड़े बड़े काम कर जाती हैं। और जो लास्ट मेरी टिप होगी वो आपके वर्क एक्सपीरियंस से रेलिवेंट होगी कि अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट है वो उस फील्ड के जिसमें आपने अप्लाई करना है, तो वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी इन डिटेल में जाकर आप अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन पे लिखो और कोशिश करो कि उसी चीज़ से रेलिवेंट बात हो रही है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमारा एक स्टूडेंट था, उनका स्कॉलरशिप लगा था, एरास्मस स्कॉलरशिप हमारे थ्रू ही, एग्रीकल्चर के वो स्टूडेंट थे, उन्होंने वॉलंटियर वर्क भी किया था, लाइक जाके प्लांट्स लगाए थे और उस प्रोजेक्ट का उनके पास सर्टिफिकेट भी था। और साथ ही साथ वो सोसाइटीज़ में भी काफ़ी एक्टिव थे, वो काम करते थे, जीपीए भी उनका 3.85 था। तो ये सारी चीज़ों में मिल के काफ़ी अच्छी उनकी प्रोफाइल डेवलप हो गई थी, जिसकी बेस पे फिर उनका स्कॉलरशिप लगा था। तो ये सारी टिप्स ऑब्वियसली मैं आपको वो दे रहा हूँ जो पर्सनली हमने इंप्लीमेंट की हुई हैं और इसके रिजल्ट्स आए हुए हैं। इसी तरह जब आप अप्लाई कर रहे हो तो अपनी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा ठीक तरीके से प्रेजेंट करना भी आपको आना चाहिए। ऐसा ना हो कि काम तो सारे किए हों लेकिन प्रेजेंट करना आपको नहीं आ रहा। उस चीज़ में अगर आप कंफ्यूज हो कि हेल्प आउट हम कैसे करें, तो हम हैं यहाँ पे, हम आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट की सारी डिटेल मैंने कमेंट में भी डाल देता हूँ और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। और फर्दर आप वैसे भी अप्लाई करना चाह रहे हो, जर्मनी जैसे मुल्क में अप्लाई करना चाह रहे हो और उसकी डेडलाइन आपको नहीं पता, तो वो वीडियो भी मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं ताकि कोई भी डेडलाइन आप किसी भी प्रोग्राम की मिस ना करो। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो डू लाइक इट और सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि अगली कोई भी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना करो। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।